तो आइए फिर से आप सभी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रोजगार संग विपिन पे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी के बीच हाजिर हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जी हाँ, एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो तीसरा प्रैक्टिस सेट आज का होने वाला है, मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल ही सरल एवं ट्रिकी वे में आप सभी को बताने का। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। जी हाँ, रेखांकित, रेखांकित का मतलब क्या होता है कि कोई भी शब्द के नीचे अगर रेखा अंकित किया गया है, जैसे यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। यहाँ पे को कुत्ते की, इस पूरे वर्ड को क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि इस चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प इस जगह पे फिट बैठेगा, तो हमको इसी का सिलेक्शन करना है। आइए देखिए, सबसे पहला है कैदियों के कुत्तों की तरह घसीटा गया। कैदियों के अगर देखें, कैदियों के, तो यह मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं लग रहा है, वाक्य नहीं लग रहा है। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, जी नहीं, परिवर्तन का आवश्यकता तो बिल्कुल है इसमें, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है दिया गया है, यह भी गलत है क्योंकि इसमें परिवर्तन लगेगा, वहाँ पे सटीक नहीं दिख रहा है। अब तीसरा ऑप्शन है कैदियों के कुत्तों को तरह घसीटा गया। जी, कैदियों के और कुत्ता को, ये तो बिल्कुल अजीब लग रहा है, तो ये भी वाक्य हमारा इनकम्प्लीट लग रहा है, गलत लग रहा है। अब जो चौथा ऑप्शन है वो है कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। जी हाँ, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, कैदियों, यहाँ पे क्या है, बहुवचन है, एक कैदी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे कैदियों, बहुत सारे कैदियों की बात की जा रही है। तो कैदियों के लिए यहाँ पे क्या होगा, कुत्ते नहीं होगा, यहाँ पे सटीक बैठेगा कैदियों को कुत्तों की तरह। जी हाँ, कुत्तों की तरह, यहाँ पे एकदम बिल्कुल सटीक वाक्य है, कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। जी हाँ, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आप पढ़ के देखेंगे तो हिंदी ऐसी भाषा है कि जैसे हम लोग पहले से ही जानते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि यह बिल्कुल अजीब उटपटा लग रहा है। कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया और कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। तो इसमें जो सही विकल्प है, जो बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा हुआ है, कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए, पर्यायवाची। जी हाँ, पर्यायवाची शब्द, लेकिन देखिए फिर से क्वेश्चन सेटर ने यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए सही विकल्प नहीं है, नहीं है। जी हाँ, यहाँ पूछ रहा है कि सही विकल्प पर्यायवाची जो है होना नहीं चाहिए, पर्यायवाची नहीं होना चाहिए, ऐसा पूछा जा रहा है। यही मैं बार बार बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें नहीं लगा दिया, तो नहीं, बिल्कुल नहीं लगा रहना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं लगा दिया, इसका मतलब ये है यहाँ जो पूछा जा रहा है इसका पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे परिवार में सभी को क्या पसंद है, आम खाना बहुत पसंद है, आम खाना। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे आम का पर्यायवाची होगा वो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि आम का पर्यायवाची शब्द होता क्या क्या है। ठीक है, तो आम का जो पर्यायवाची होगा, इसका पर्यायवाची, हम उसके बारे में बात करें अगर, तो आम का पर्यायवाची होता है सबसे पहला फलराज, फलराज। उसके बाद इसका होता है अति सौरभ, आम को हम लोग अति सौरभ भी बोल सकते हैं, आम का ही नाम है अति सौरभ। उसके बाद इसका नाम है, आम को रसाल भी बोला जाता है, रसाल। ठीक है, उसके बाद आम को आम्र भी बोला जाता है, ये भी आम का ही है। और इसी को अमृत फल भी बोला जाता है, अमृत फल आम का ही नाम है। तो यहाँ पे देखिए कि इस तरीके से फलराज, आम को ही फलराज बोला जाता है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ये फलराज पर्यायवाची है, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। अति सौरभ जी आम का पर्यायवाची है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें क्वेश्चन सेटर ने फंसाने की कोशिश की है, तो अति सौरभ भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो अति सौरभ भी नहीं होगा। अब देखिए रसाल, रसाल भी आम का ही पर्यायवाची शब्द है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब बचा अंकुशी। अंकुशी जो है, अंकुशी का मतलब होता है, इसका नाम है एक जैन देवी, एक जैन देवी, जैन धर्म होता है ना,
उसमें जैन देवी को अंकुशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह जो है इसका आम का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे नहीं ही पूछ रहा तो हमारा सटीक आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है यहाँ पे पूछ रहा है कि देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। जी हाँ, यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे बिल्कुल सही है कि देशज विदेशज शब्द ही हमको चुनना है। अब देखिए, वाह तुम तो बड़े खाली स्थान बन गए हो। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी बात कर ले अगर हम देशज शब्द की, तो देशज शब्द का मतलब होता है कि हमारे अपने देश के अंदर ही बनी हुई शब्द, जो शब्द का व्यवहार या बोली चाली या जो प्रचलन है हमारे देश के अंदर ही हुई, हमारे देश में ही पैदा हुई शब्द, अपने देश में ही जन्मा शब्द। मैं आपको बता दूं कि इसको आप लिख सकते हैं देश प्लस ज, और इस ज का मतलब ही होता है जन्म। ज का मतलब क्या होता है? जन्म। तो इसका मतलब क्या है कि अपने ही देश के अंदर में जो शब्द का जन्म हुआ उसको हम देशज शब्द बोलते हैं। और अगर विदेशज शब्द की बात करें, हाँ, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? विदेशज। इसको आप लिख सकते हैं विदेश प्लस ज। फिर यहाँ ज का मतलब जन्म हो गया, यानी कि जिस शब्द का जन्म कहाँ हुआ जी? विदेश में हुआ, बाहरी देशों से। जैसे आप देखिए कि हम लोग टीचर बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं, टेक्निकल बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, अफसर बोलते हैं। ऑफिसर क्या होता है? इंग्लिश में होता है, लेकिन हम सेम चीज़ को हिंदी में भी बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ हमारे जैसे अरबी भाषा से लिए गए हैं, फारसी भाषा से लिए गए हैं, चीनी भाषा से लिए गए। इस तरीके से जो बाहरी देशों से हमारे शब्द ग्रहण किए गए हैं, जिसका हम प्रयोग अपनी बोली चाली में करते हैं, वह विदेशज शब्द कहलाता है। और जो देशज क्या है? जिस शब्द का जन्म अपने ही देश के अंदर हुआ उसको हम देश शब्द के अंदर बोलते हैं। तो आप जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमको चयन करना है किसका? देशज विदेशज। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि इसका देशज इसका विदेशज, मतलब देशज विदेशज में कोई भी शब्द हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सटीक होगा उसका चयन करना है हमको, उचित देशज विदेशज शब्द का। ठीक है जी। तो पहले आप वाक्य को पढ़िए। वाह तुम तो बड़े 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 खाली स्थान बन गए हो। अब देखो, तुम तो बड़े थिएटर बन गए हो। तुम तो बड़े क्या बन गया हो? थिएटर बन गए हो। तो थिएटर मतलब क्या होता है? थिएटर तो यहाँ पे मीनिंगफुल नहीं सेंटेंस बन रहा है, वाक्य नहीं बन रहा है। अब देखो, तुम तो बड़े क्या बन गए हो? नीलाम बन गए हो। नीलाम मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की नीलामी कर देना, हाँ, बोली लगा देना। तो नीलामी, तुम तो बड़े नीलामी, ये भी यहाँ वाक्य फिट नहीं बैठ रहा है। और वाह तुम तो बड़े क्या बन गए हो? लालटेन बन गए हो। अजी तुम लालटेन बन गए हो? लालटेन बन गए हो तुम, वाह। तो यह भी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन जो बचा हमारा, 3 तो छट चुका है, वैसे भी अगर एलिमिनेशन की बात करें तो 3 हमारे छट के, तो जो चौथा बचा है वही हमारा आंसर होगा। फिर भी देख लेते हैं। वाह तुम तो बड़े क्या बन गए हो? अफसर बन गए हो जी, अफसर बन गए हो, तुम तो बहुत बड़े अफसर बन गए हो। वाह, ये एकदम परफेक्ट शब्द बैठ रहा है, जो कि यहाँ क्या विदेशज टाइप का शब्द है। तो तुम तो बड़े अफसर बन गए, इसका आंसर हमारा बी होगा। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है तत्सम शब्द का चयन कीजिए रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे ना वा ना लगाया है, तो अब चकित मत होइए, बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान से समझिए। तो तत्सम शब्द ही हमें खोजने हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप बात करें तत्सम शब्द के, तो ये क्या है? इसमें तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वो शब्द जो हूबहू लिए गए हैं। ठीक है। और एक शब्द होता है तद्भव। तद्भव वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सृजित है। यानी कि जो शब्द संस्कृत में है उसके ही हिंदी में, यानी कि सृजित है, यानी हिंदी में परिवर्तित शब्द, जो संस्कृत के यानी कि जो तत्सम वाले शब्द हैं उसके हमने हिंदी में रूपांतरण करके अपने तरीके से अगर हमने व्यवहार में लाना चालू कर दिया बोली चाली की भाषा में, तो उसे तद्भव कहा जाता है। मतलब हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द। और हिंदी में प्रयुक्त यानी कि होता तो हिंदी में ही प्रयुक्त शब्द, लेकिन
हिंदी में परिवर्तित शब्द, रूपांतरित शब्द, लेकिन जो तत्सम है वह संस्कृत में भी सेम वही शब्द इस्तेमाल होता है और हिंदी में भी सेम वही शब्द इस्तेमाल होता है, यानी कि हू बहु शब्द। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो तद्भव हो गया संस्कृत में वो चीज़ चेंज हो जाएगा, लेकिन जो तत्सम शब्द रहेगा वह संस्कृत भाषा में भी वही शब्द यूज होगा और हिंदी भाषा में भी वही शब्द यूज होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या बोला जा रहा है कि तत्सम शब्द का चयन करके हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है जी, तो भिखारी को दे दो, भिखारी को दे दो, भिखारी को क्या दे दो, यहाँ पे तत्सम शब्द चाहिए। ठीक है, तो भिखारी को यहाँ पे देखिए अगर भ्रमर की बात करें तो होता है मधुमक्खी, भ्रमर मतलब होता है मधु। तो अगर हम सेंटेंस को देखें भिखारी को भ्रमर दे दो, मधुमक्खी दे दो, क्या सही लगेगा? भिखारी को आप मधुमक्खी कैसे दे सकते हैं? तो ये गलत हो गया जी। ठीक है, भू मतलब होता है भूमि, भूमि इसको आप धरती भी बोल सकते। तो भिखारी को भूमि देंगे क्या, धरती देंगे क्या? जी ना, कैसे देंगे आप धरती भूमि? तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए भिखारी को भिक्षुक दे, भिक्षुक मतलब क्या होता है? भिक्षुक मतलब तो खुद ही भिखारी होता है, भिक्षुक का मतलब खुद ही भिखारी होता है, भिक्षुक भिखारी को ही कहा जाता है। तो यह जो है यह भी हमारा यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। तो भिखारी को भिक्षुक दे दो, अब एक भिखारी को फिर से दूसरे भिखारी को कैसे दे देंगे? नहीं देंगे ना। तो भिखारी को आप भिक्षुक नहीं देंगे बल्कि भिखारी को क्या दे देंगे? भिक्षा दे दो जी, भिक्षा दे दो। तो हमारी जो यहाँ पे सबसे सटीक विकल्प होगी वह भिक्षा होगी। अब भिखारी को क्या दे दो? भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। ठीक है, यह हमारा जो शब्द है वह तत्सम शब्द है। भिक्षा को आप अगर तद्भव में देखें तो यहाँ पे भीख बोल सकते हैं। भिखारी को क्या दे दो? भीख दे दो, भीख हमारा तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि हमको इस विकल्प में से सबसे सही उचित मुहावरा के अर्थ को जो सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है हमको उसका चयन करना है जी। मुहावरा, मुहावरा, हाँ, कहा सुनी होना, किसका? कहा सुनी होना का हमको मुहावरा का सही सही अर्थ बताना है। तो कहा सुनी का यहाँ पे देखिए वंश न चलना, कहा सुनी और वंश न चलना का बिल्कुल कोई संबंध नहीं लग रहा है। प्यार जताना, कहा सुनी होगा तो प्यार कहाँ से जताएगा? जी ना, तो ये भी गलत ही लग रहा है। वंश का भी कोई संबंध ना है और कहा सुनी होना मतलब दुखी हो जाना, कहा सुनी और दुखी ये भी इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो एक क्या बचा? वाद विवाद होना। कहा सुनी का मतलब ही होता है कि वाद विवाद हो जाना। ठीक है, अब जैसे देखिए ना, इसको अगर हम वाक्य के रूप में प्रयोग करना चाहें तो अक्सर अक्सर प्रेमी एवं प्रेमिकाओं में, प्रेमी एवं प्रेमिकाओं में कहा सुनी होते ही रहती है। ठीक है जी, मतलब समझ सकते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका होते हैं हमेशा छोटी छोटी बातों पे क्या होता है? कहा सुनी हो जाया करती है, यानी कि वाद विवाद हो जाता है और फिर से वो दोनों प्यार भी करने लगते हैं। तो ये चीज़ होता है किसी किसी चीज़ में। अभी अब उनको बोलना है, जैसे एक को मन रहेगा यहाँ चलो, दूसरे को मन रहेगा नहीं चलना है, तो फिर उस समय वाद विवाद हो जाएगा, फिर से वापस प्रेम हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस मुहावरा का यूज करते हैं वाक्य को शॉर्ट में बताने के लिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारा कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प बताइए। विलोम शब्द का, विलोम शब्द कोष्ठक में दिया गया विलोम शब्द हमको चुनना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि सफ़र के दौरान हमने देखा कि फलों से अवनत, फलों से अवनत क्या है? डालियाँ धरती को चूम रही है। जी हाँ, सफ़र के दौरान हमने देखा कि फलों से अवनत, अवनत डालियाँ धरती को चूम रही है। अब हमको सबसे पहले अवनत का मीनिंग समझना पड़ेगा। जी हाँ, अब मतलब क्या होता है? नीचे, अब मतलब नीचे और नत मतलब झुका हुआ, नीचे झुकी हुई या झुका हुआ। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग सफ़र कर रहे थे तो फलों से अवनत मतलब झुकी हुई, नीचे झुकी हुई डालियाँ धरती को चूम रही थी। तो झुकी हुई मतलब क्या होगा? अब यहाँ पे विलोम बोल रहा है, विलोम का मतलब क्या होता है? विपरीत, उल्टा, हमको उल्टा खोजना है। ठीक है, तो नीचे झुकेगी, अगर फलों से लदा हुआ रहेगा हमारा डाली तो क्या होगा? नीचे ही झुकेगी। तो हमारा अवनत जो है ना नीचे झुका हुआ है,
और लदी भी कब होगा, यानी लदी मतलब क्या, फलों से लदी हुई डालियाँ नीचे झुकी हुई है, मतलब ये इसका समान अर्थ वाला ही शब्द है। इसका मतलब क्या है कि इसका विलोम नहीं, तो लदी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो भी नीचे झुकी हुई के अर्थ में है। अब देखिए झुकी हुई तो ऑलरेडी झुकी हुई है, झुकी हुई डालियाँ तो बिल्कुल नीचे झुकी हुई है, तो इसका विलोम झुकी हुई का विलोम झुकी हुई तो होगा नहीं, अवनत का होगा नहीं, ये भी गलत है। भरी देखिए ये भी नहीं होगा। अब नीचे झुकेगी जब डाली फल से भरी हुई रहेगी, तो ये भी करीब करीब सेम अर्थ का ही मीनिंग देता है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे उन्नत मतलब क्या होता है जी, उठा हुआ। उन्नत मतलब उठा हुआ, इसको आप विकसित भी बोल सकते हैं, है ना, यानी कि उठा हुआ, उन्नत, बढ़ा हुआ, चढ़ा हुआ, उठा हुआ। तो यहाँ पे नीचे झुका होना का जो विलोम होगा, विपरीत होगा, वह क्या होगा, उठा हुआ, उन्नत होगा जी। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, आपको इतना समय नहीं लेना है, आपको क्या करना है कि मैं इतना इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि आपको हर शब्द का अर्थ पता रहे, ताकि अगर इस तरह के कोई दूसरे प्रश्न आ जाते हैं जहाँ पे इन तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पे आप आसानी से छांट सके, फटाफट छांट करके आगे बढ़ सके। आपको यहाँ पे जैसे ही विलोम दिखा और अवनत दिखा, यहाँ पे अवनत मतलब नीचे झुका हुआ, और यहाँ पे उन्नत दिखा, फटाक से डी मार करके आगे निकल जाना है, समय को बचाना है। ठीक है, चूँकि आप तो जाते हो वहाँ पे तो एग्जाम देना है, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन समझना जरूरी है, क्योंकि हमको ये पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे, दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करिए। जी हाँ, फिर से मुहावरा का अर्थ दिया गया है, मुहावरा का सही अर्थ बताइए। तंग हाल होना, जी हाँ, हम सभी को पूछा जा रहा है कि तंग हाल होने का सही मतलब क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं। देखिए, बहुत अधिक बीमार होना, मानसिक बीमारी होना, युद्ध में फंसना, आर्थिक तंगी होना। जी हाँ, तंग हाल होने का मतलब ही है आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा तंगी हो जाना, आर्थिक तंगी होना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे दे सकते हैं कि सीता आजकल बहुत ही तंग हाल में है। इसका मतलब ये है कि सीता काफ़ी आर्थिक संकट से गुजर रही है, यानी कि जैसे तैसे उसको घर चलाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में, वाक्य में यूज करते हैं। तो तंगहाल होने का जो सबसे सटीक मुहावरा का अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक तंगी का होना। ठीक है, आर्थिक तंगी का बहुत अधिक बीमार होने से कोई संबंध नहीं है, आप इसको एलिमिनेट कर दिए, कर बीमारी, मानसिक बीमारी ये भी नहीं होगा, और युद्ध में फंसना ये भी इसका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। तो सिर्फ आर्थिक तंगी होना तंगहाल होने का सही अर्थ होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पर्यायवाची शब्द सही विकल्प है, यानी कि जो हमारे कोष्टक में एक वाक्य दिया गया है कि आज की सभा में सिर्फ कुछ ही लोग इकट्ठा हुए थे, आज की सभा में सिर्फ कुछ ही लोग। अब देखिए यहाँ पे जो कोष्टक है ना, वो इकट्ठा को कोष्टक में दिया गया, और यहाँ पे ब्लैंक जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इस स्थान में हमको भरना है। क्या भरना है, इसके पर्यायवाची शब्द, किसके, जो ब्रैकेट के अंदर में दिया गया है, इकट्ठा का जो पर्यायवाची शब्द होगा, हमको इसी को इसमें भरना है। ठीक है, अब देखिए हम इसका अर्थ समझते हैं। इकट्ठा मतलब क्या होता है, एकत्र करना। इकट्ठा का मतलब अगर हम देखें इकट्ठा का, तो इसका मतलब होता है एकत्र करना। ठीक है, एकत्र करना एक जगह। आदर का इससे कोई संबंध है क्या, बिल्कुल संबंध नहीं है। और अगर हम देखें स्वीकृत मतलब क्या होता है, स्वीकृत मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार किया हुआ, स्वीकृत है ना, तो इसको बोल सकते हैं स्वीकार किया हुआ। तो ये स्वीकृत हो गया, इसका भी इकट्ठा से कोई संबंध नहीं। संकलित मतलब क्या होता है जी, कंपाइलेशन, संकलन। हाँ, संकलित मतलब क्या होता है, संकलित का मतलब जो होता है वह संग्रहित होता है, कंपाइलेशन होता है संग्रहित। तो ये भी जो है ना, इकट्ठा से कोई सार्थक मीनिंग नहीं मैच कर रहा है, ये भी स्वीकृत भी नहीं होगा। अब देखिए संवेद का जो मतलब होता है हमारा, वह होता है इकट्ठा करना। संवेद का मतलब होता है इकट्ठा करना, संचित करना। ठीक है, उसके बाद एकत्र करना, ये सभी संवेद को ही कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी इकट्ठा है
और इकट्ठा को ही संवेद संचित एकत्र बोलते हैं। इसके लिए हमारा सबसे जो सही आंसर होगा वो संवेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान के लिए क्या कुछ करना है, भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हमको ढूंढना है। रिक्त स्थान के लिए भाववाचक संज्ञा तो आप सभी जानते ही होंगे। भाववाचक संज्ञा तो अपने आप में जानते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। अब संज्ञा में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे भाववाचक संज्ञा। तो भाव मतलब क्या होता है, भावना। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को बोला जाता है मीठा है या खट्टा है, वह साहसी है, उस दोनों में प्यार है। तो यह क्या है, जो प्यार है, जो भावना है, जो साहस है, जो खट्टी मीठी है, यह क्या है, एक गुण बताया जाता है ना। भाव मतलब भावना है ये, भावना। भावना का जो है ना, अब जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे बुलाना है, बुलाना ये क्या है, क्रिया है। हाँ, ये क्रिया हो जाता है। लेकिन जो बुलावा है वह भाववाचक संज्ञा। बुलावा को आप भावना, बुलावा, जैसे कि इसमें किया है, किसी ने सच ही कहा है कि जिसे आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। बहुत ही बढ़िया वाक्य दिया गया है कि किसी ने सच ही कहा है कि जिसे कुछ आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। यानी कि अब हम देखिए यहाँ पे भर करके कि किसी ने सच ही कहा कि जिसे बुलाना आता है। अगर हम यहाँ बुलाना आता है भरेंगे तो क्या वाक्य ठीक लगेगा? नहीं ठीक लग रहा है, इसमें वाक्य सही नहीं लग रहा है। अगर हम देखें तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा कि किसी ने सच ही कहा कि जिसे बुलवाया आता है, बुलवाया आता है, बुलवाया आता है मतलब ये भी सही नहीं बैठ रहा है इसमें। अब देखिए किसी ने सच ही कहा है कि जिसे बुला आता है, जिसे बुला आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। बुलाता है, बुलाता है मतलब ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। यानी कि भाववाचक संज्ञा भले ही हो लेकिन यहाँ पे फिट भी बैठना चाहिए। वैसे ही भाववाचक संज्ञा हमको लेना है। अब देखिए एक जो हमारा बचा कि किसी ने सच ही कहा है कि जिसे बुलावा, जिसे बुलावा आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। जी हाँ, बिल्कुल ये फिट बैठ रहा है। ये जो हमारा बुलावा भाववाचक संज्ञा है वह यहाँ पे बिल्कुल सही स्थान ले पा रहा है। क्योंकि बुलावा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बुलावा मतलब क्या, बुलावा एक तरह का फीलिंग्स है, उसको आप देख नहीं सकते। बस मन के अंदर माता रानी जो है उसको एक फीलिंग्स क्रिएट करवाते हैं कि हाँ बुलावा आया है, ऐसा लगता है कि हाँ बुलावा आया है माता रानी का, तो मुझे वहाँ जाके दर्शन करना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। तो बुलावा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला था कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। फिर से विलोम यानी कि विपरीत, उल्टा, विपरीत शब्द, उल्टा शब्द। जी हाँ, उल्टा शब्द यहाँ पे हमको फटाफट निकालना है। ठीक है, और किसका, श्याम का। यहाँ पे रेखांकित दिया हुआ, रेखांकित शब्द का, जो रेखा के अंदर अंकित शब्द है जी, हमको उसी का विलोम शब्द ज्ञात कर रहा है यहाँ पे। तो वह शब्द कृष्ण जी को उसके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं। तो वाक्य तो बहुत बड़ी है और इसमें कई शब्द हैं, लेकिन क्या हर शब्द का विलोम निकालना? जी नहीं, हमको बोला जा रहा है कि रेखांकित शब्द का ही हमको विलोम ज्ञात करना है। तो रेखांकित जो रेखा के अंदर में, देखिए यहाँ पे श्याम जो है ना रेखा के अंदर अंकित किया गया, इसलिए हमको श्याम का ही विलोम शब्द निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमको क्या होगा, इसका अर्थ समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए श्वेत का मतलब क्या होता है, सफ़ेद। श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद। श्वेत का अर्थ उजला भी होता है। ठीक है, अगर आप देखें जंगम, जंगम का क्या अर्थ होता है, जंगम का अर्थ होता है गतिशील, गतिशील, गतिशील होता है, चलने फिरने वाला। जंगम का मतलब होता है चलने फिरने वाला, चलने फिरने वाला, यानी कि स्थिर जो ना हो। ठीक है, इसको आप चलता फिरता भी बोल सकते हैं, चलता फिरता भी बोल सकते हैं। अब देखिए कान्हा, इसका अगर हम मतलब समझें, कान्हा का मतलब, तो कान्हा का मतलब एक तो कान्हा कृष्ण भगवान का भी नाम है, आप सभी जानते हैं। कृष्ण भगवान को भी कान्हा कहा गया है। ठीक है, उसके अलावे युवा व्यक्ति को भी कान्हा कहा जाता है, और अगर देखें तो किशोर को भी कान्हा कहा जाता है। ये सब एक ही शब्द है, एक ही तरह, मतलब इन सब का मीनिंग एक ही तरह का। अब व्यास देखें, व्यास का मतलब क्या होता है, साधु संत। जी साधु संत, साधु संत का नाम तो आपने सुना ही होगा, हम उसी को व्यास भी बोलते हैं।
और इसका मतलब महान ऋषि भी होता है। ऋषि मुनि का नाम आपने सुना होगा, महान ऋषि भी व्यास जी को ही बोलते हैं। और एक व्यास की अगर हम बात करें तो आप वृत्त का व्यास के रूप में आप जानते होंगे, वृत्त का व्यास, ठीक है, जो त्रिज्या का दुगुना होता है वह भी व्यास ही होता है। तो एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। तो हमको देखिए, जो शब्द हमारा कान्हा है, सॉरी श्याम है, श्याम का मतलब क्या होता है? श्याम का मतलब हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। श्याम का मतलब होता है सांवला, सांवला जी, सांवला। इसको आप काला भी बोल सकते हैं। श्याम का मतलब काला भी होता है, सांवला भी होता है, काला भी होता है। तो क्लियर है कि इसका हमको विलोम पूछा जा रहा है। तो श्याम मतलब काला या सांवला, तो उसका उल्टा क्या होगा? सफ़ेद होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो श्वेत है, सफ़ेद उजला, ये हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। ये भी नहीं होगा, जंगम भी नहीं, ये भी नहीं होगा, और डी भी नहीं, चूँकि आप इसके अर्थ से बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प आप चुनिए, सही शब्द वाला विकल्प। ठीक है, पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। आज वही देश सबसे खाली स्थान है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। ठीक है, आज वही देश सबसे खाली स्थान है जिसके पास ज्ञान की क्या है? अद्भुत शक्ति है। तो देखें, हम एक चीज़ एक एक करके हम डाल के देखते हैं कि आज वही देश सबसे हारा हुआ है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। आज ही मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति रहेगी, क्या वह हारा हुआ होगा? तो ना जी ना, ये तो बिल्कुल ना होगा, ये तो गलत हो जाएगा। अब देखिए, जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति रहेगी वह क्या दुखी रहेगा वो देश? जी ना, ये भी ना होगा जी। दुखी कहाँ से होगा जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है? अब देखिए, जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है वह क्या पिछड़ा रहेगा? पिछड़ा भी ना रहेगा जी। कैसे पिछड़ा रहेगा? जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति, पिछड़ा नेगेटिव के सेंस में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे पिछड़ा भी नहीं होगा, ये भी गलत है। अब क्या बचा? आज वही देश सबसे कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है, कहा जाता है। आज वही देश सबसे कामयाब है, यहाँ पे कामयाब सबसे फिट बैठ रहा है, काम याब है, यानी कि काम का है वो देश जिसके पास ज्ञान की क्या है? अद्भुत शक्ति है। अगर ज्ञान नहीं रहेगा देश के अंदर, उसकी अद्भुत शक्ति नहीं रहेगी, तो वह कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप सबसे पहले वाक्य को पढ़ें और यहाँ पे आप लगा के देखें कि सबसे मीनिंगफुल वाक्य बनाने वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, आप उसको भरें। तो यहाँ पे कामयाब सबसे फिट बैठ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जी, शुद्ध बर्तनी वाले विकल्प का चयन करिए। एकदम बिल्कुल शुद्ध बर्तनी। शुद्ध बर्तनी का मतलब क्या है? सही शब्द, सही शब्द हमको लिखना है, सही शब्द लिखना, सही शब्द लिखना। ठीक है जी। अब देखिए, हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करे। यहाँ तो सब ठीक ठाक लग रहा है। आग लगने का कारण सब नष्ट हो गया। आग लगने का कारण, ये जी गलत लग रहा है, ये ठीक नहीं है। आग लगने के कारण होना चाहिए, यहाँ पे आग लगने के कारण सब नष्ट। अब देखिए यहाँ पे, किसकी तैयारी कर रहे हो? मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। अब यहाँ पे देखें, ये जो है ना, ये तो गलत ही हो गया। मृत्यु, मृत्यु ऐसे नहीं लिखा था, मृत्यु ना ऐसे लिखते हैं, मृत्यु ऐसे होता है मृत्यु। तो मृत्यु हम इस प्रकार लिखते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। यहाँ पे क्या, ये शुद्ध वर्तनी नहीं है। अब अगर हम देखें कि किसकी तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किस, यहाँ पे ये भी जो है ना बिल्कुल सटीक, किसकी तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे ये सही नहीं बैठ रहा है, किसकी तैयारी कर रहे हो, मीनिंगफुल नहीं बैठ रहा है। अब देखिए, सबसे जो मीनिंगफुल सेंटेंस है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करे, यहाँ पे अलग अलग शब्द भी सही सही लिखे गए हैं, और पूरे वाक्य को अगर हम देखें तो सबसे मीनिंगफुल बना रहा है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। यह सबसे मीनिंगफुल वाक्य बन रहा है। तो हमारा आंसर 12 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन नंबर 13 में कि उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। जी हाँ,
हमको इस वाक्य के अंश में जो हमारे वाक्य के छोटे छोटे अंश दिए गए हैं, इसके मात्रा में जहाँ पे अशुद्धि है हमको उसका पता लगाना है। और एक चीज़ और है कि जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, जिसमें कोई गलती नहीं है, उसका यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि कोई त्रुटि नहीं है, आपका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे पढ़ के देखना चाहिए और इसमें अशुद्धि वाले वाक्य का चयन करना है। आपको ध्यान रखना है, जो सही होगा उसका नहीं, जो गलत होगा वैसे वाक्य का चयन करना है। तो आइए, होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों के त्यौहार को नहीं मनाना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंग से और अबीर को होली खेलनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप पढ़ के देखें तो होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों के त्यौहार को नहीं मनाना, ये सटीक लग रहा है। होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों के त्यौहार को नहीं मनाना चाहिए, यहाँ तक ठीक है, बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंग से और अबीर को होली खेलनी चाहिए। अबीर को होली खेले, अबीर को होली, ये को जो है यहाँ पे गलत लग रहा है। यहाँ पे आप अबीर से होली खेलनी चाहिए, अबीर की मदद से, अबीर के साथ आप होली खेलेंगे ना, तो अबीर से होली खेलनी चाहिए, या फिर अबीर यहाँ पे की भी लगा सकते हैं, अबीर की होली खेलनी चाहिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हमारा जो अशुद्धि है वह अबीर को होली खेलनी चाहिए, ये गलत है। तो यही हमारा आंसर होगा, इसी वाक्य में अशुद्धि है, बल्कि ये सही है वाक्य, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर बी होगा कि अबीर की होली खेलनी चाहिए, अबीर से होली खेलनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी वही बोला है कि वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। अब बताइए, जहाँ पे विद्वान रहेंगे वहाँ पे बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। ये तो उल्टा बोल रहा है, ये तो उल्टा बोल रहा है। यह तो मतलब उत्साह, विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह, तो मतलब ये तो पॉजिटिव सेंस में है कि, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जिसमें कोई त्रुटि है, त्रुटि वाला पार्ट इसमें हमको खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह तो होता है, उत्साह का मतलब क्या होता है, खुशी। उत्साह का मतलब क्या होता है, खुशी, हर्ष, है ना। उत्साह मतलब खुशी होना, हर्ष होना। तो यहाँ पे जोश का हो जाना, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या पूरा सेंटेंस क्या है, भला कौन ही करेगा, मतलब नेगेटिव सेंस में कर रहा है। तो यहाँ पे होना चाहिए कि विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह के जगह पे क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए। कि विद्वानों के बीच बोलने का साहस भला कौन ही करेगा, यानी कि जो व्यक्ति विद्वान नहीं रहेगा वहाँ पे वह साहस नहीं कर पाएगा उनके बीच बोलने का। ठीक है, चूँकि उनका लेवल अलग ही तरह का होता है, इसके लिए तो उत्साह यहाँ पे सटीक नहीं है, यहाँ पे जो सटीक होगा वह साहस होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो उत्साह वाला सेंटेंस है ना, इसमें त्रुटि वाला पूछ रहा है, जिसमें त्रुटि होगा वही भाग हमको ज्ञात करना। तो हमारा आंसर उत्साह भला कौन करेगा के जगह पे साहस होना चाहिए, साहस भला कौन करेगा, जबकि ही करेगा ये नहीं हो, ये तो सही है। विद्वानों के बीच ये भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी। यानी कि जो भाग सही है वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या बोला जा रहा है कि जिसमें त्रुटि है हमको वही भाग ज्ञात करना है। ठीक है, तो जिसमें त्रुटि था वो उत्साह वाला, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आइए, यहाँ पे पूछा रहा है कि रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों का विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, रेखांकित क्या है, वह सफल, ये हमको रेखा के द्वारा अंकित किया गया है। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। देखिए, यहाँ पे देखें, जो परिश्रम करते हैं, यहाँ पे एक समूह के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे जो व्यक्तियों का, जो लोगों का समूह होता है जो परिश्रम करते हैं, जो मतलब क्या है कि यहाँ पे कई व्यक्तियों से मतलब है यहाँ पे। और वह जो प्रयोग होता है, यह अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं, और यहाँ पे सर्वनाम होता है। तो अगर एक से अधिक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है तो क्या होता है, वह के जगह पे यहाँ पे वे का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं,
ठीक है। और जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। यहाँ पे कई व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, इसके लिए वह जो है, यह तो एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो यह हमारा आंसर क्या होगा, वे सफल होते हैं वाला होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सही शब्दों वाले विकल्प का हमको चयन करना है, तो हमारा आंसर इस प्रकार डी हो जाएगा। आप देखिए ना, यहाँ पे ए में देखिए तो जो परिश्रम करते हैं जो सफल होते हैं, ये तो बिल्कुल जी गलत है। जो सफल होते हैं बिल्कुल मीनिंग नहीं है इसका। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होता है, वह सफल होता है, फिर से यहाँ पे वही बात वह लगा दिया, तो ये भी गलत हो गया। जो परिश्रम करते हैं वैसे सफल होते हैं, वैसे वैसे सफल होते हैं, यह भी बिल्कुल गलत हो गया। तो हमारा सबसे जो सही है वह डी ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, हम सबसे बहुत ही अच्छे पार्ट पे आ चुके हैं, यह है गद्यांश। गद्यांश मतलब कहानी का अंश। यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ रहता है, कहानी का एक छोटा सा हिस्सा दिया रहता है, जिसमें से अगर हम थोड़ी बारीकी से पढ़ लें तो इसमें पूरा 5 का 5 नंबर हमको मिलने वाला है। ठीक है, इसको आप 16 से 20 पर है। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे प्रश्न दिए गए हैं नीचे और यहाँ पे गद्यांश दिया गया, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गद्यांश पढ़ लेते हैं। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी खाली स्थान रहता है जब वे अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली खाली स्थान को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए खाली स्थान प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी खाली स्थान होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है और चेतनामय सांस्कृतिक खाली स्थान है। कितनी अच्छी गद्यांश दी हुई है। तो आइए हम एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले कि इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी रहता है, तभी निद्रा रहता है, तभी इतिहास राष्ट्र का जो गौरव है उसका निद्रा रहता है, इससे कोई संबंध तो नहीं लगता है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। निद्रा मतलब क्या होता है, सोया हुआ। निद्रा का मतलब क्या होता है, सोया हुआ। सोया हुआ से गौरव मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ये गलत हो जाएगा। प्रतिष्ठा, किसी राष्ट्र का गौरव तभी प्रतिष्ठा रहता है, प्रतिष्ठा रहता है भी यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है। अब देखिए, इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी चेतन रहता है। चेतन मतलब चेतना अवस्था में रहता है, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है। जागृत मतलब जागा हुआ, जागता हुआ, जागृत रहता है। जागृत का मतलब ही होता है सचेत, सावधान। ठीक है, इसका मतलब होता है सचेत, इसका मतलब होता है सावधान, है ना। इसका मतलब होता है जागता हुआ, जागता हुआ। इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है कि किसी भी राष्ट्र का जो गौरव है वह तभी जागृत रहेगा, जागता हुआ रहेगा, सचेत रहता है, सावधान रहता है, जब वे अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली अगली अगली। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे अगली जो है ना, यहाँ पे अगली को भी सिखाता है। अगली नवीन को सिखाता है जी, नवीन मतलब तो नया होता है। अगली नया को क्या सिखाएगा, अगली दुनिया को सिखाता है। दुनिया तो जी एक ही है, ये भी ना होगा, दुनिया तो एक ही है। और यहाँ अगली प्राचीन को सिखाता, प्राचीन तो मतलब पुराना होता है, तो इसको क्या सिखाएगा, पुराना को, ये भी गलत है। तो यहाँ पे होगा क्या कि अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली किसको सिखाता है, पीढ़ी को भी सिखाता है। जी हाँ, पीढ़ी का मतलब होता है, पीढ़ी मतलब क्या होता है, आने वाला जेनरेशन, आने वाला यानी कि आने वाले वंशज बोल सकते हैं, वंशज, कुल, आने वाले वंशज को जब सिखाता है, कुल को सिखाता है, संस्कारित करता है, मतलब उसे संस्कार देता है और उन्हें इसके लिए प्रेरित करता है। कैसे प्रेरित करता है, 3 नंबर में देखिए जी, 3 नंबर में। और उन्हें यानी कि वंशज को अपने आने वाले कुल को, उन्हें इसके लिए क्या करता है, घनिष्ठ करता है। घनिष्ठ मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा संबंध, तो प्रेरित करता है। घनिष्ठ मतलब क्या होता है,
घनिष्ठ का मतलब यहाँ पे काफ़ी घनिष्ठ, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा संबंध। तो प्रेरित करता, घनिष्ठ प्रेरित करता है, यहाँ पे ये नहीं होगा, सटीक नहीं बैठ रहा। उन्हें इसके लिए प्रेरित करता है, अनेक के लिए प्रेरित करता है, जी ना, ये भी ना होगा, अनेक के लिए प्रेरित करता है। तो अब देखिए यहाँ पे है, उन्हें इसके लिए घोर, घोर प्रेरित करता है। ये भी घोर कैसे प्रेरित करता है? घोर मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। घोर, घोर संकट मतलब यह निगेटिव सेंस में घोर संकट, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे होगा उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। निरंतर मतलब लगातार, बिना थका, बिना हारा, बिना थके बिना हारे लगातार प्रेरित करता है। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है जी। बिल्कुल आप सभी को मज़ा आ रहा होगा। इसी तरीके से आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे है, प्रेरित, निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्भ से। अब किसी राष्ट्र का भविष्य तभी होता है, क्या होता है? किसी राष्ट्र का भविष्य तभी मालूम होता है। मालूम होता है जी, उतना तो सटीक नहीं बैठ रहा है। मालूम होता है ये ठीक नहीं लग रहा है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी नीचता होता है। नीचता मतलब नीचा, ना 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 ना, ये तो बिल्कुल ना होगा, ये तो गलत हो गया जी, ये सही नहीं बैठ रहा है। अब देख, किसी राष्ट्र का भविष्य, यहाँ पे देखिए चिंताजनक होता है। अरे इतना जो अच्छा अच्छा काम करेगा, अपने पीढ़ी के तरफ जो है संस्कारित करेगा, हस्तांतरित करेगा, इतना अच्छा संस्कार, वो चिंताजनक होगा? ना 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 ना, ये भी ना होगा, ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे देखिए किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्ज्वल, उज्ज्वल होता है। यहाँ पे आंसर होगा क्या? उज्ज्वल होता है। उज्ज्वल मतलब क्या होता है? भव्य। उज्ज्वल का मतलब होता है भव्य, शानदार, भव्य, शानदार, आकर्षक। आकर्षक मतलब अच्छे दृष्टि के लिए उज्ज्वल का प्रयोग किया जाता है। भव्य होता है, शानदार होता है, आकर्षक होता है। ठीक है, किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्ज्वल होता है, शानदार होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है और समृद्ध इतिहास है। चेतना में सांस्कृतिक खाली स्थान है। सांस्कृतिक क्या है? अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो देखें, सांस्कृतिक कोष्टक है। कोष्टक, कोष्टक, सांस्कृतिक कोष्टक क्या होता है? चेतना में सांस्कृतिक कोष्टक, ये तो बिल्कुल ना होगा जी। और आप देखें, सांस्कृतिक खानदान है। सांस्कृतिक खानदान, खानदान सांस्कृतिक कैसे हो सकता है? ये भी गलत होगा। सांस्कृतिक चेतना में और सांस्कृतिक विडंबना, ये भी फिर नहीं बैठ रहा है, विडंबना भी नहीं होगा। तो क्या होगा? अब तो एक ही बचा है जी, समृद्ध इतिहास है और चेतना में सांस्कृतिक क्या है? विरासत है। विरासत मतलब क्या होता है? विरासत मतलब होता है उत्तराधिकार में प्राप्त, उत्तराधिकार में प्राप्त, उत्तराधिकार में प्राप्त, प्राप्त है ना, उत्तराधिकार में प्राप्त धन बोल सकते हैं, संपत्ति बोल सकते हैं, बपौती संपत्ति बोल सकते हैं, पैतृक धन बोल सकते हैं, उत्तराधिकार पैतृक धन बोल सकते हैं। तो ये विरासत, विरासत में समृद्ध इतिहास है और चेतना में सांस्कृतिक क्या है? विरासत है। अथाह भंडार की जहाँ तक बात होता है, गर्व करने वाले अथाह भंडार के बाद, तो यहाँ पे विरासत की बात पॉजिटिव सेंस में की जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा इस सेट का अंतिम सवाल था, 20वां सवाल था। तो आप सभी से मैं जानना चाहूँगा कि कैसा लगा आज का ये सेशन। मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसके लिए फिर से एक वीडियो बना करके आपके समस्या का हल करेंगे। और फिलहाल मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि मैं लगातार आपके एसएससी जीडी 2025 जो जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए 50-60 सेट लेकर के प्रैक्टिस सेट, जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको भले शब्द बदल जाएं लेकिन चीज़ें वही रहेंगी। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वहाँ पे सॉल्यूशन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, रास्ता दिख जाएगा। यह आपको काफ़ी सुविधापूर्ण रहेगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, रोजगार संघ विपिन चैनल के साथ जुड़ते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, और कहीं भी कोई सुझाव हो तो बिल्कुल कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। धन्यवाद।